तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते, मेरा नाम है जयदेव परांजपे और सुयोजन के इस सत्र में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, कई बार जब हम कंसल्टिंग असाइनमेंट या एडवाइजरी काम के लिए जाते हैं, तो कंपनियों में ये बात सुनाई पड़ती है कि सेल्स वाले लोग कहते हैं अक्सर कि हम तो ऑर्डर लाते हैं, फैक्ट्री वाले डिलीवर नहीं कर पाते। फैक्ट्री वाले ऐसे देख के बोल देते हैं कि भाई तू अंदर एक्सक्यूज कम बेच, बाहर माल ज्यादा बेच, है ना? हम हमारी जानते हैं। तो ये एक प्रकार की थोड़ी बहुत टसल होती है और कई बार उसमें मैन्युफैक्चरिंग वाले चुप भी रह जाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति कई बार देखी जाती है और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तो मैं आपके सामने ये प्रश्न रख रहा हूँ कि क्या आपकी स्थिति भी ऐसी है या आपकी प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से कस्टमर ओरिएंटेड है? अब इससे पहले कि आगे बढ़ें, जो पिछली बार हमारे फंड हाउस वाले जो गौरव जी थे, तो उन्होंने पूछा था कि ये कॉमन सेंस तो नहीं है? तो हमने कहा कि हाँ, कॉमन सेंस अवश्य है। किंतु देखिए, ये मैंने केवल 3 ऑपरेशंस का उदाहरण एक बनाया और बहुत सरल तरीके से आपको समझाया कि प्रोसेस क्या होता है और उसका कैश फ्लो से किस प्रकार का संबंध होता है। किंतु जैसे हमने कहा पिछली बार समझा कि कॉमन सेंस को हम अवसर नहीं दे पाते रोजमर्रा के चक्कर में। अब रोजमर्रा का चक्कर किस प्रकार का है वो भी देखिए। अब जिस फैक्ट्री का लेआउट आज हम देखने जा रहे हैं उसका एरिया लगभग 19,000 स्क्वायर मीटर है। मतलब लगभग 200 मीटर बाय 95 मीटर का कुछ गणित बैठता है। छोटे बड़े मिला के ऑपरेशंस मान लीजिए, वर्क स्टेशन मान लीजिए, 179 हैं फ्लोर पर। कभी आपने अनुभव नहीं किया हो तो मैं कभी आपको संभव है तो वीडियो दिखा के आपको एक अनुभव दिलाना चाहूंगा कि फैक्ट्री फ्लोर पे कितनी आवाज होती है और जो जानते हैं उन्हें बताने की आवश्यकता भी नहीं है। अलावा इसके अब ये जो फैक्ट्री हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोल्ड वर्किंग भी होता है। कोल्ड वर्किंग में आप जानते होंगे ऑयल का या कूलेंट का बड़ा प्रयोग होता है। तो ये इस प्रकार का ऑयल स्पिल आप चाहे जितनी भी क्लीनलीनेस पॉलिसी कुछ भी लगा लें, ऑयल स्पिल तो होता है फ्लोर पे कम से कम उस एरिया में जहां पे कोल्ड वर्किंग हो रहे हैं। तो ऐसे सब में रोजमर्रा के चक्कर में कैश फ्लो की सोच के पीछे दौड़ते हुए कॉमन सेंस की कोई जगह रह नहीं जाती। किंतु ये देखना तो पड़ेगा कि किस प्रकार से चलता है और इसमें अब देखिए 19,000 स्क्वायर मीटर का एरिया है, इतने सारे ऑपरेशंस हैं, तो डिपार्टमेंटेशन जो है वो देखना बड़ा आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये इतना सारा एरिया ऐसे ही तो मैनेज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो ये है हमारा फैक्ट्री लेआउट। अब इसमें जैसे हमने देखा, आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये बता दूं कि यहाँ टॉप लेफ्ट से मटेरियल अंदर आता है और आपको दाईं ओर से जो है वो पूरा मटेरियल तैयार होके बाहर निकलता है, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। अब जैसे हमने बात की थी कि एक कोर ऑपरेशन होता है जो टेक्नोक्रेट देखता है और एक महंगा मशीन होता है जो कमर्शियल आदमी देखता है। तो दोनों तरह के प्रमोटर्स एक ही चीज को जो देखते हैं, केजी वाली जो चीज है, वो ये सबसे पहले है। ठीक है। अब इसके बाद आगे आप देखेंगे कि एक पहला स्टेज ऑफ ऑपरेशन जो होता है उसके लिए जो मशीन लगते हैं कुछ बड़े होते हैं मशीन्स, वो एक स्टेज में एक जगह पे रखे हुए हैं। छोटे मशीन दूसरा स्टेज जैसे तैसे फिट किया हुआ। फिर एक एसिड टैंक का एरिया है जहां पे कुछ उस प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। एक फर्नेस का एरिया है। एरिया यहाँ कहे एक एक बाजू जो है पूरी अपने फैक्ट्री के लेआउट की, वो फर्नेसेस को दे दी गई है। ठीक है। फिर एक क्यूसी और टेस्टिंग का एरिया है जो कि सबसे कोने में है। हालांकि हर एक स्टेज पे क्यूसी होता है, अब इसके ऊपर आगे आएंगे। और पैकिंग और डिस्पैच, तो ये बिल्कुल जहां से निकलने वाला है वहां से सटके है, वो तो स्वाभाविक है। ठीक है। अलावा इसके जो भी वेकेंट एरियाज हैं फैक्ट्री के लेआउट में, वहां पे मटेरियल रुकने के लिए जगह है और वहां मटेरियल रुकता ही है। कितना मटेरियल रुकेगा, किस समय के लिए रुकेगा, उसके ऊपर निर्णय कौन करेगा, एक्शन कौन लेगा, ये अलग अलग बातें हैं। ये हर जगह अलग अलग होती है, यहां भी अलग अलग होती है, हर प्रोडक्ट के केस में अलग होती है। ठीक है। तो लेकिन ये है और बड़ा सारा माल रुकता है यहाँ पर। अब इसमें से जो नीचे वाला जो एरिया आप देख रहे हैं,
वहां पे कुछ एक वीडीआई यानी विजुअल डायमेंशन इंस्पेक्शन, ये इस प्रकार का ऑपरेशन भी होता है। अब ये टोटली मैनुअल ऑपरेशन है। कोई यदि कोई थोड़ा बहुत एक इंडेंटेशन या ऐसा कुछ करता है तो भी वो मैन्युअली यूज करने के टूल्स हैं। कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन, कोई डिफाइंड वर्क स्टेशन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान में रखें। अब ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये है इंडस्ट्री 1.0 का परिणाम। हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इंडस्ट्री 1.0 जिसे कहते हैं, या बेसिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, वो मशीनरी के कारण हुई। तो डिपार्टमेंटेशन जो हमारे हैं वो सारे ये मशीनरी या टेक्नोलॉजी या जिस प्रकार का वहां पे टेक्निकल ऑपरेशन होता है उसके बिना पर हुए, ना कि मटेरियल शुरुआत से लेके आगे तक वैल्यू ऐड करके कैसे आगे बढ़ता है। इसमें एक वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग वाला आपने एक टेक्निक सुना होगा। तो उस स्ट्रीम वगैरह तो ठीक है, उसका मैप ठीक है, लेकिन ये जो दिख रहा है ये कुछ उस हिसाब से नहीं दिख रहा है। अब इसमें आप जो लाल रेखाएं जो देख रहे हैं वो है एक्चुअल प्रोसेस फ्लो। ये जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको कहा था इक्विवेलेंट प्रोडक्ट होता है, तो वैसे इस कंपनी का इक्विवेलेंट प्रोडक्ट लेके जब फ्लो बनाया गया तो ये इस प्रकार का बना है। अब ये आड़े तिरछे जो सारे जो रेखाएं जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर, तो ये गैंगवे में से एक्चुअल मूवमेंट होता है। किंतु गैंगवेज इस लेआउट में मशीनों की तुलना में इतने छोटे हैं कि यदि हम वहां से दिखाने जाएं तो हम चाहे तो भी ट्रेस नहीं कर पाएंगे। अब ये भी मैं आपको बताता हूं, मैंने स्वयं किया हुआ ये लेआउट और प्रोसेस फ्लो का लेआउट। और इसमें ये प्रोसेस फ्लो मैं स्वयं केवल 3 बार ट्रेस कर चुका हूं, जब मैं चेक कर रहा था कि सही है या नहीं। ठीक है, तो किंतु मैंने जो फिगर्स लिए हुए हैं कि मटेरियल कहां से कितना मूव होता है क्या है, वो मैंने सबसे करीबी गैंगवे के माध्यम से ही लिया हुआ है। हालांकि 2-3 प्रकार से मूवमेंट हो सकती है, कभी भी कैसे भी होती है, किंतु मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट देके करीबी गैंगवे से ही सारे मूवमेंट्स कंसिडर किए हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे भैया कहाँ से उठा लाए ये केस, ये ऐसा कोई करता है क्या, हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसा विचार ना करें। संभव है कि आपकी फैक्ट्री में इसी कोटि की कोई समस्या किसी एक एरिया में भी हो, मान लीजिए, तो संभव है कि आपकी प्रगति के रास्ते पर वही सबसे बड़ा रोड़ा क्यों ना हो सकता है। एक बार इस दृष्टि से देख तो लीजिए। अब ऐसे केस में क्या किया जाना चाहिए? अब यूं डिपार्टमेंटेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से हुआ है तो प्रोसेस फ्लो ये इस प्रकार का हुआ। अब प्रोसेस फ्लो के हिसाब से लेआउट को देखें तो कैसे बनता है? सीधा सीधा वहीं से मटेरियल अंदर आता है, वहीं से बाहर जाता है। बीच में जो घटता है वो एकदम सीधा सीधा है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं ये इस तरीके से जा रहा है तो ये यू शेप है, सी शेप है। आपके लेआउट में जगह जिस प्रकार की है उस प्रकार से जाता है। आगे मैं एक और लेआउट दिखाऊंगा आपको, वो तो पूरा आड़ा तिरछा लैंड पार्सल है। उसमें कैसे आड़े टेढ़े करके जोड़ के शेड बनाए हुए हैं। अब उसमें काहे का यू और काहे का सी लगाएंगे आप? थियरी बोलने के लिए ठीक होती है, ग्राउंड पे जो उतरता है वो ढंग से उतारना पड़ता है। अब ये जो बदलाव मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ये 1 वर्ष की कड़ी मेहनत और उसके पहले 6 महीने की प्लानिंग, इसके बलबूते पे संभव हो सकता है। ठीक है, इसमें सुपरमार्केट्स हैं, इसमें लोड लेवलिंग का हाइजूम का वाला जो टेक्निक होता है वो है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स के बड़े सारे टेक्निक्स हैं और उसके पार भी एक कल्चर बिल्डिंग का हमारा जो इनिशिएटिव होता है वो भी उसमें प्लान्ड है। अब ये ऐसी सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। पहले एकदम से जाके कोई लेआउट चेंज करने जाए तो होता नहीं है। तो ये आराम से ध्यान से एक एक स्टेप आगे जाके करना पड़ता है, किंतु परिणाम इस प्रकार का मिलता है। अब ये नंबर्स में कैसे रिफ्लेक्ट होता है वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये सीधा सीधा जो हुआ है इसके पहले समझते हैं। ठीक है, तो ये कोर ऑपरेशन जो है ये शुरुआती ऑपरेशन है, तो ये तो वहीं रहेगा। स्टेज 1, स्टेज 1 में जो भी आता है, अब वो एसिड टैंक वाला हो, फर्नेस वाला हो, वो इसी एरिया में होगा। ठीक है, तो ये स्टेज 1 यहां हो गई। उसके आगे स्टेज 2 हो गई। क्यूसी और टेस्टिंग, आप कहेंगे ये तो अभी भी कोने में ही है। हमने इसको सेल्फ चेक के लिए लोगों को तैयार किया हुआ है,
इस लेआउट में जाने से पहले। किंतु जो सैंपल इंस्पेक्शन के लिए आपको लैब जैसा एक सेटअप लगता है क्यूसी का, तो वो यहां पर कोने में है। दूसरी बात, क्यूसी का एरिया छोटा हुआ है क्योंकि ये केवल लैब का एरिया बन गया अभी। ठीक है। पैकिंग और डिस्पैच बड़ा सारा सेक्शन पहले होता था, आप देखें तो अभी ये केवल थर्ड पार्टी के लिए रुका हुआ, और जो पैकिंग होना उस जिसका बाकी है थर्ड पार्टी के बाद, वो और डिस्पैच होने वाला मटेरियल, इतना ही यहां पे रखा हुआ है। एफजी स्टोर ये किस्सा है ही नहीं, क्योंकि अभी इतना सरल सरल फ्लो होने के बाद में एक फ्लो बोर्ड बनता है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है। जैसे रेलवे का मानचित्र आपने देखा होगा, तो स्टेशन मास्टर के ऑफिस में रेलवे कौन सी कहां तक पहुंची है, उस प्रकार का एक बोर्ड होता है। तो वो आगे आगे बढ़ाते जाते हैं कि कहां तक पहुंची, कहां तक पहुंची, उसके हिसाब से। और कोई भी फोन पे पूछे कि कहां तक पहुंची, इसका क्या रिपोर्ट है, तो वो बता सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी कस्टमर के ऑर्डर का रिपोर्ट आप बता सकते हो कि कहां पर है, किस हद तक बढ़ रहा है। तो आप पहले नोटिस देते हो कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए किस डेट पे आना है, तो उस हिसाब से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होके पैकिंग होके डिस्पैच होता है। तो ये हुआ प्रोसेस फ्लो सीधा सीधा करना। वैसे तो आपकी अपनी सारी इनएफिशिएंसीज को आप इन्वेंटरी से छुपाते हो, क्योंकि बैंक उसके लिए वर्किंग कैपिटल का लोन देता है। अब प्रोसेस फ्लो को यदि आप कस्टमर से ओरिएंट करके वैल्यू एडिशन के बल पे यदि बनाए, सीधा सीधा करें, तो आपके सीसी लिमिट बंद होते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑर्डर टू कैश वाया कस्टमर। अब अगली बार देखेंगे सोच में बॉटलनेक। इस विषय पर सार्वजनिक स्तर पर अधिक विस्तृत और व्यापक चर्चा हो, ऐसा प्रतीत हुआ, इसीलिए मैं इस YouTube चैनल का प्रयोग कर रहा हूं। तो यदि आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार छोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिजनों में भी इस बात का प्रसार करें। इसके अतिरिक्त आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं, और अगले आने वाले सत्र से पहले पहले आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संवाद कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और विचार भी रख सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संवाद करें, और स्मरण रहे, अपने विवेक को सदा जागृत रखें, क्योंकि अंतिम गुरु मंत्र तो एक ही है, आपो दीपो भव। बहुत बहुत धन्यवाद।